गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, नेटवर्क सही है, बोर्ड सभी को दिख रहा है क्लियर। चले ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, जो हमने दो लेक्चर में इसके देखे हैं। तो दो लेक्चर में हमने क्या क्या देखे हैं पहले हम रिकॉल करा देते हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में हमने देखा है इंट्रोडक्शन, जो हमने कुछ चीजें 10th क्लास में पढ़ी है, और फिर हम 11th क्लास की जो पहली बेसिक टॉपिक है कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल किस किस सिस्टम में हम उसको मेजर करते हैं, जिसमें हमने डिग्री सिस्टम यानी डिग्री मेजर और रेडियन मेजर देखा, एक ग्रेड मेजर भी देखा जो आउटडेटेड हो चुका है, इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको देखा। दूसरी लेक्चर में हमने देखा कि एंगल्स कैसे बनता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है नेगेटिव। कुछ इस तरीके की चीजें हमने आपको प्रॉपर एंगल बना के शो करके आपको समझाया। फिर उसके बाद हमने देखे सर्कुलर फंक्शन कैसे ट्रिग्नोमेट्री का काम करता है, यानी जो आपका कोई भी फंक्शन है, जैसे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, या साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। वो अलग अलग क्वाड्रेंट में उसकी बिहेवियर क्या होती है, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये बात हमने देखी और इसको कैसे प्रूफ किया ये भी आप देखे कि हाँ ये कहाँ से कंसेप्ट डेराइव होके आ रहा है। तो हमने ये भी देखा कि पहली क्वाड्रेंट जो होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ रहे थे हमारे, पॉजिटिव आ रहे थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन फैमिली यानी साइन और कॉसेक क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा टैन फैमिली यानी टैन और कॉट क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, बाकी सारे क्या आ रहे थे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कॉस और सिक क्या आ रहा था, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आ रहे थे हमारे, नेगेटिव। ये हम यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे और इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस पहले पोर्शंस के जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट है पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही साथ मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हाँ किस क्वेश्चंस में कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये जो पहला पोर्शन है इसका, ये काफी आसान है, इंट्रोडक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज को पढ़ना। हम ये बेसिकली आप जो अभी वाला पोर्शन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और उसकी बिहेवियर या उसकी प्रॉपर्टीज, वो बेसिकली हम 11th क्लास के फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कितने बच्चों ने फंक्शन अटेंड किया है, कितने नहीं अटेंड किया, तो हम फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं एक लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे थोड़े अलग अंदाज में बताएंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और उसके लिए कुछ बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो फंक्शन से आती है, और वो फंक्शन एनसीईआरटी से नहीं आती है, वो फंक्शन किसी अच्छे बुक से आप पढ़ोगे या कहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलता है, और वो होगा आपका पीरियड ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन की पीरियड क्या होती है, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियड क्या होती है। हाँ, जैसे आप थोड़ा मोड़ा जानते हो, पहले से जानते हो कि साइन फंक्शन की पीरियड जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई होती है, तो हम उसको अलग से पीरियोडिक फंक्शन करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हाँ ठीक है, ये बात तो हमने पहले की हुई है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने साइन तो देख चुके हैं, हम देखेंगे ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमने बताया कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें फंक्शन के कंसेप्ट से आएंगे, तो उसको हम पहले रिकॉल कर रहे हैं, और उसके लिए हम आपको एक चीज अलग से बता दे रहे हैं। फंक्शन का कंसेप्ट है कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। अब सोचो कि पीरियोडिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन और क्या हो सकता है। सोचो, आप खुद सोचो ना, नाम ही है पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे सोचो पीरियोडिक। पीरियोडिक कौन सी चीज होती है, जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ या सर्टेन किसी पैटर्न के साथ क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे हम बोले कि जो क्लॉक की आपकी मिनट हैंड है, वो हर 60 सेकंड बाद क्या हो जाती है, 1 मिनट बढ़ जाती है। ऐसे बोले कि हर 60 सेकंड बाद जो सेकंड हैंड है वो पीरियोडिक है, हर सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद वो क्या हो रहा है, उसी पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसी तरीके के बिहेवियर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं। यानी अगर पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि पहले से बच्चे पढ़े होते हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल, चूंकि फंक्शन बच्चे पढ़ के आए रहते हैं तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको बता दें, ठीक है, फिर उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अभी हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। लिखेंगे सभी लोग पीरियोडिक फंक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में।
लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, इज सेड टू बी periodic. A function f(x) is said to be periodic. ठीक है, if there exists a constant, if there exists a constant, मान लीजिए इसको हम p बोलते हैं, if there exists a constant p such that ठीक है, f x plus p is equal to f x for all values of x. मतलब अगर x प्लस p करें तो आपको क्या दे दे, fx ही दे दे, यानी रिपीट हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे अभी आप ग्राफ वैसे नहीं पढ़े हो, लेकिन हमने आपको घर का एग्जांपल आपको दिया कि सेकेंड हैंड जो होता है किसी भी क्लॉक का, वो हर 60 सेकंड बाद क्या होता है, रिपीट होता है। टाइम तो चेंज हो रहा है, 60 सेकंड वो हर बार, जैसे 12:01 पे वो 60 सेकंड ट्रेवल किया तो 12:02 हो गया, लेकिन अभी भी वो उसी पाथ पे ट्रेवल, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं कि वो हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसी पाथ को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है, उसी पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आप इसका हेल्प लेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ बताएं। लेकिन इसमें कमाल की चीज है कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप फंक्शन में पढ़ते हैं, जो हमें यहाँ जरूरत है हम उसकी बात केवल करें कि क्या हो सकता है, उसकी बात अगर करें तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, हाँ कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए कोई पीरियोडिक फंक्शन है, और उसमें अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, चेंज कर दें, और उसको हम मान लीजिए एफ एक्स की जो पीरियड थी टी थी, और अभी जो फंक्शन हो गया हमारा वो हो गया एफ ए एक्स प्लस बी मान लीजिए, ठीक है। अभी हम देखें तो हमारा जो पीरियड था एफ एक्स का वो टी था, तो एफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होगा वो टी अपॉन ए होगा। यानी होता क्या है बेसिकली यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन में एक्स की कोएफिशिएंट अगर चेंज हो जाती है तो उस कोएफिशिएंट से हम उस पीरियड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उस कोएफिशिएंट। और जब फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आप जब पढ़ते हो तो उसमें सारी चीजें विजुअलाइज होती है, तो हम इसको यहाँ पे उतना डिटेल में लेके नहीं जाएंगे, सिंपली आपको बताएंगे कि हाँ कैसे काम होता है। और जैसे इसमें अगर हम बात करें कि जो लिस्ट वैल्यू ऑफ पी होती है ना, यहाँ लिस्ट वैल्यू ऑफ जो भी हमने कांस्टेंट लिया है, लिस्ट वैल्यू का जो भी हमने कांस्टेंट लिया है, ठीक है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ p for which f x plus p is equal to fx is called period of function। उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं किसी भी फंक्शन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसके बाद वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए उतना जरूरी तो है, लेकिन इसका हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम अभी इंपॉर्टेंट तरीके से करेंगे, उसको आप ध्यान से देखना। कि हमने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसकी पीरियड टी है, मान लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन विथ पीरियड टी, मान लीजिए उसका पीरियड कितना है, टी है। तो अगर एफ एक्स फंक्शन है और उसकी पीरियड अगर टी है, और अगर हमारे पास एफ कैसा फंक्शन, ये भी देख लें, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, लिखेंगे इसको एफ एक्स इज ए, या हम ऊपर लिख देते हैं पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन एफ ए एक्स प्लस बी अगर हम लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख दें, एफ ए एक्स प्लस बी, हमने चेंज कर दिया, देन एफ ए एक्स प्लस बी विथ हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, विथ ए ग्रेटर देन 0। हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू जो एक्स की कोएफिशिएंट वो क्या है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो उसकी जो पीरियड होगी, ठीक है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t अपॉन a, विथ पीरियड t अपॉन a। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, t अपॉन a। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसकी पीरियड अगर t है, b है, a है, c है, p है, कुछ भी है, और उसके कोएफिशिएंट में अगर हम चेंज कर दें तो उसकी पीरियड उसके कोएफिशिएंट से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए बताएं
कि जैसे मान लो इसके एग्जांपल हम इलस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, एग्जांपल अगर इसका हम दे दें आपको कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू क्या है, साइन x है। अब y इक्वल टू अगर साइन x है, y इक्वल टू अगर आपके पास साइन x है तो इसकी पीरियड सभी को पता है, अभी थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी जो पीरियड होती है वो होती है आपके पास 2 पाई, अभी हम बताएंगे ये कैसे 2 पाई होता है। लेकिन अगर यहीं पे y इक्वल टू अगर इसको हम sin 2x लिख दें, sin 2x लिख दें तो इसकी जो पीरियड होगी वो होगी आपकी 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा पाई, इसकी पीरियड कितनी होगी पाई। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, कि अगर फंक्शन पीरियोडिक हो और उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उसके कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो जो भी कोएफिशिएंट आता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने के लिए मेरा फंक्शन का जो लेक्चर है आप उसको देखें, उसको अटेंड करें फंक्शन के, जिसमें खास करके उस लेक्चर को जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सारी चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। अभी तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसे आपको रिकॉल करा दिए कि क्या पता आपने फंक्शन अभी ढंग से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इसलिए हमने रिकॉल करा दिया पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो फटाफट इसको कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं और अब मेन टॉपिक जो अपने ट्रिग्नोमेट्री का फिर वहां से शुरू। चले कॉपी करें फटाफट सभी लोग, हाँ ठीक है कॉपी करें। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बोला टॉपिक डाले ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बात करेंगे, ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कैसे इसकी बिहेवियर और कैसे चेंज होता है। अच्छा एक बात बताएं सभी लोग, क्या ग्राफ हम पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं क्या? नहीं, ग्राफ हम कब से ड्रॉ कर रहे हैं, क्लास 9 से ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का। सर कैसे, 9th क्लास में आपने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया था, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक फंक्शन था, पॉलिनोमियल एक क्या था, फंक्शन था, जिसमें आपने लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो आपको स्ट्रेट लाइन मिला था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ किए थे तो आपको ऐसा कुछ शेप मिला था जिसको आप पैराबोला बोलते थे, नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन 11th क्लास में पूरी दुनिया ही वही है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना तो हमें आता है। ग्राफ होता क्या है कि जब किसी अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है और उस सारी चीज को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, राउंड हैंड से, ऐसे बोले फ्री हैंड से जब हम ज्वाइन कर देते हैं और उससे निकल के जो फिगर दिखता है हमें, वही इसका ग्राफ होता है। ये पहली बार तो हम कर नहीं रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं, 10th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ ग्राफ थोड़ा याद रखना पड़ता है क्योंकि हर वैल्यू की, हर इनपुट के लिए हमारे पास जो आउटपुट होता है ना वो याद नहीं होता है, तो हम थोड़ा गेस कर लेते हैं और थोड़ी सी बातें जो है वो याद कर लेते हैं। पहला जो फंक्शन आपके पास उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और वो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सभी लोग फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं तो सभी को पता है कि यहाँ x जो है वो इनपुट है और जब x की अलग अलग वैल्यू हम डालेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा।
यही होता है जिसको हम डोमेन और रेंज के नाम से जानते हैं फंक्शन, डोमेन और रेंज के नाम से जानते हैं। यानी अलग अलग इनपुट, यानी जो हमारा अलग अलग डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग वाई, यानी जिसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो हमारा रेंज है उसको अगर हम प्लॉट कर ले तो वही हमारा ग्राफ दे जाएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, ऐसी बात। तो अगर सोचो, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं और हम अगर ग्राफ ड्रॉ कर दे पहले और फिर आपको याद दिलाएं तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हाँ, ग्राफ देखने के बाद ज्यादा समझ आया आपको। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू sin x का, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहली बार हम बना रहे हैं, मतलब तो थोड़ा हम डिटेल में बना रहे हैं, आगे से थोड़ा हम छोटा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए sin x का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसा बना रहे हैं। ठीक, ऐसा थोड़ी दूरी यहाँ है। ऐसा कुछ ग्राफ हमने बनाया y इक्वल टू sin x का। ठीक, और आप नीचे की तरफ लेके जा सकते हो और ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, या आगे की तरफ जा सकते हैं, इधर पीछे की तरफ कंटिन्यू। अगर y इक्वल टू sin x का ग्राफ हम बना रहे हैं, कुछ चीजें लेवल कर रहे हैं, हमें 0 है, इस वाले पॉइंट को हम π/2 बोल रहे हैं, a वाला जो पॉइंट है इसको हम पाई बोल रहे हैं, a वाला पॉइंट जो है वो 3π/2 बोल रहे हैं, और a वाली जो पॉइंट है उसको हम 2π बोल रहे हैं। इधर का जो पॉइंट है इसको हम -π/2 बोल रहे हैं, इधर वाला जो पॉइंट है हमारा ये -π है, उसी तरह इधर जो पॉइंट है वो -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमने बनाया। और ऊपर वाली जो वैल्यू है अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको 1 लिख रहे हैं, और नीचे वाली वैल्यू को इसको हम अभी -1 लिख रहे हैं। अभी हमें सारी चीजें हम बताएंगे आपको, इसके बारे में आप पहले से जानते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो। ये ग्राफ कैसे बना है वो भी हम आपको बताएंगे। अब सोचो थोड़ा देर, और जो 10th क्लास में पढ़ गया है उसको याद रखो, जो 10th क्लास में पढ़ गया है उसको याद रखो। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी पहला अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करने जाए और x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y भी हमें क्या मिलता है? 0। याद करो, 10th क्लास में पढ़ा है, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। बस हम उसी का हेल्प ले रहे हैं। साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ते हो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। साइन 30 डिग्री 90 डिग्री है तो यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, उसकी वैल्यू हम बोल रहे हैं 0.5। कितनी? 0.5। यानी ये 1 है तो ये 0.5 यहाँ कहीं रहा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री की। 45 डिग्री मतलब इसके बीच में बिल्कुल यहाँ, और उसकी वैल्यू होती है 1/√2। कितनी? 1/√2। 1/√2। √2 की वैल्यू जो हमारे पास है अगर उसको पुट करें तो 0.5 से थोड़ी सी वैल्यू यानी 0.7 के आसपास है, 0.8 के आसपास आती है, यानी ये जस्ट इसके ऊपर आए। फिर हम 60 डिग्री की देखें तो √3/2। फिर उसके बाद हम 90 डिग्री की देखें तो कितना हो जाता है? 1। यानी हमें बोल रहा है कि ऐसे ही ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं करते, हम देखे हैं कि 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 6 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, इस पे सारी जो वैल्यू हमने रख के निकाली है और उससे जो y आया है जब उसको प्लॉट किया है तो कुछ इस तरीके के ग्राफ दिखा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखा है। तो ये ग्राफ ऐसे ही नहीं बन जाता सर। 1 के बाद आप खुद सोचो ना, 1 के बाद खुद सोचो कि साइन 90 1 होता है, उसके बाद जैसे आप साइन 180 के बारे में बात करते हो फिर से 0 हो जाता है। याद करो, फिर से क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और भी चीजें हम इसको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। और फिर उसके बाद 180 के बाद वो क्या होने लगता है? नेगेटिव होने लगता है। और फिर जैसे 360 तक जाता है वो क्या हो जाता है? फिर से 0 हो जाता है। ये बात हम जानते हैं कि पाई, 2π, 3π, 4π पे साइन जो होता है कैसा होता है? 0 होता है। ये बात हम 10th क्लास से ही पढ़ के आए थोड़ा, और नहीं जानते हैं तो अभी जानो। तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा अगर ग्राफ। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो हम थोड़ी सी बात अभी और कर लेते हैं। अब इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि ए वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज है, यानी ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो हम लिख दे रहे हैं 0 से लेके π/2 तक जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, π/2 से लेके पाई तक ये ग्राफ जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। ऐसे सोचें। अब इसको हम वेरीफाई करने जाते हैं कि कैसा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, किस बात में बात करें? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यही लिख देते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, या इधर लिख लेते हैं
काफी जगह इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम x क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में as x varies from, या लिखें as x varies from 0 to pi by 2, किधर की तरफ वैरी हो रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यानी जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं 0 से पाई बाई 2, वैरीज कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2, वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है, हाँ 0 से पाई बाई 2, यहां से 0 से पाई बाई 2, देन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, देन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो किसका, हम y इक्वल टू sin x की बात कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ y इक्वल टू sin x, corresponding ratio of y is equal to sin x is positive and increases, is positive and increases from 0 to 1, from 0 to 1। अच्छा अब सुनो मेरी बात, पिछली क्लास में हमने देखा था कि 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अभी हम साइन की बात करें। अब देखो ना, ये 0 से ऊपर है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो साइन का जो रेशियो था वो हमारा क्या था, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव। यहां से वेरीफाई हो रहा है क्या ग्राफ से, कैसा है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। और कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है। और x कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, जो पाई बाई 2 से लेके कहां तक था, पाई तक। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो जैसे पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 से पाई जाएंगे, sin x की जो वैल्यू है अभी भी पॉजिटिव है, यानी रेशियो जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, 1 से कहां चला जा रहा है, 0। 1 से कहां चला जा रहा है, 0। तो हम लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें, इन सेकंड क्वाड्रेंट एज x, क्या लिखेंगे, एज x varies from pi by 2 to pi by 2 to pi, then corresponding ratio of y is equal to sin x, अभी भी ये क्या है, पॉजिटिव है, is positive and decreases from from 1 to 0। कहां से, 1 से कहां डिक्रीज कर जाएगा, 0 की तरफ डिक्रीज कर जाएगा। ये तो हमने किस में देखा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये बात याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमने कैसा प्रूफ किया, अभी पॉजिटिव। देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ग्राफ कैसा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ x एक्सिस से ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये बात हो गई सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बात कर रहे हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट अगर ध्यान से देखें, अब इसमें भी हम x को बढ़ा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो x को जब बढ़ा रहे हैं तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और जो वैल्यू है वो 0 से घट के कहां तक जा रही है, -1 तक जा रही है। कहां तक जा रही है, -1। नीचे की ग्राफ को देखो कहां तक जा रही है, -1 तक। देखो यहाँ पे कितने तक क्या वैल्यू देखा हमने, -1, यानी ये भी क्या है, -1। यानी यहाँ पे भी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 0 से -1। तो लिखेंगे जैसे इसमें as x varies from, हम कहां पहुंच गए हैं अभी तक, पाई तक पहुंच गए हैं। varies from pi to 3 pi by 2। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, pi to 3 pi by 2, as x varies from pi to 3 pi by 2। आगे देखें, then corresponding ratio of y is equal to sin x is negative। कैसा हो गया है, अब कैसा हो गया है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन y कैसा हो गया, नेगेटिव। याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इस वाले के लिए, सब थर्ड क्वाड्रेंट इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो था वो कैसा था, नेगेटिव था। और यहाँ पे भी देखो ग्राफ कैसा है, नेगेटिव पोर्शन में। कैसा है ग्राफ, नेगेटिव पोर्शन में। तो y is equal to sin x is negative
ठीक है, y इज इक्वल टू sin x इज नेगेटिव एंड डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां हम जा रहे हैं, 0 से लेके -1, 0 टू -1। उसी तरह हम बात कर रहे हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, एज x वैरीज फ्रॉम 3π/2 टू 2π, 3π/2 से हम कहां पहुंच गए 2π, देन कॉरस्पॉन्डिंग, अगले से हम नहीं लिखेंगे, बस एक में लिख रहे हैं, बाकी में हम डायरेक्ट लिख देंगे, देन कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ y इज इक्वल टू sin x इज स्टिल नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इज नेगेटिव एंड अब यहां से देखें -1 से इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच रहा है, 0 तक पहुंच रहा है, -1 से इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच रहा है, 0 एंड इंक्रीजेस फ्रॉम -1 टू 0। तो कुछ इस तरीके की बात हुई हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट के बिहेवियर में, और इससे बात हमने प्रूफ भी कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई वैरी होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा होता है, और ये 1 से कहां तक डिक्रीज करता है, 0 तक, ठीक है, यानी पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यानी पाई से 3π/2 तक जाते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, बात हम जानते हैं, और इस ग्राफ से भी वेरीफाई होता है कि वो कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो उसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, उसमें भी साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहां से भी हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और -1 से कहां तक जाता है, 0 तक जाता है। तो इस तरीके से हमने इस बात को वेरीफाई कर लिया कि हाँ कैसे साइन फंक्शन जो है क्या होता है, वो हमारा बिहेव करता है। अब हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ y इज इक्वल टू sin x। y इज इक्वल टू sin x की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जो फंक्शन में आप पढ़ के आए हो कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू sin x इज r, और उम्मीद है ये सभी लोग पढ़ के आए होंगे। r का मतलब सारी की सारी रियल वैल्यू, सारी की सारी रियल नंबर जो होती है वो क्या होती है, इसमें हम इनपुट रख सकते हैं, यानी साइन 0.1, साइन 0.2, साइन 0.3, जो भी है 1 2 3 30 40 60 डिग्री, जितना रखना चाहे रख सकते हैं, यानी सारी की सारी रियल नंबर वैल्यू हम x की वैल्यू x की जगह रख सकते हैं, इसलिए इसकी डोमेन कितनी है, r। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin x, और होता है इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर इसको हम डिटेल में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -1 to 1, और इसको हम हमेशा क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखिए जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी है 1, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो कितनी है -1, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, यानी कुछ भी रखें हम वैल्यू, कुछ भी रखें, y क्या मिलता है, या तो 1 मिलता है, या उससे कम मिलता है, या तो 0 मिलता है, या तो -1 मिलता है, मतलब हमेशा जो y की वैल्यू है 1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, इसीलिए इसकी रेंज जो है, यानी y की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, यानी डोमेन जो होता है r होता है, और रेंज जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अब अगर इसकी पीरियोडिसिटी, अभी जो हमने बात की, आपको पीरियोडिक फंक्शन इसीलिए पढ़ा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ। तो तीसरा है इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड मतलब लिस्ट वैल्यू जो हमने बताया था आपका, फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2π। ये बात समझेंगे। अब इसको हम ग्राफ से आपको बता देते हैं कि इसकी पीरियड जो होती है वो कितनी होती है, 2π। कैसे होती है, ध्यान से देखें, 0 से शुरू हुआ, पाई पे पहुंचा, क्या साइकिल कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, ये तो अभी पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव गया। अब यहां से लेके यहां तक, उसके बाद देखो ये ऐसे और फिर ऐसे, ग्राफ क्या हो गया, रिपीट। लेकिन सर क्या ऐसे आता और यहीं से ऐसे रिपीट हो जाता, तो पीरियड सर पाई हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, पीरियड पाई हो जाता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद ग्राफ बिल्कुल इनिशियल कंडीशन को दोहरा जाए, इनिशियल कंडीशन को रिपीट कर जाए, वही उतना ही जो हमारा जो डिस्टेंस होता है, या उतना ही लेंथ जो होता है, या उतना ही पीरियड जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ फंक्शन कहलाता है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 2π तक फंक्शन जो है अलग पाथ पे है, लेकिन उसके बाद रिपीट हो रहा है, इधर भी 0 से लेके 2π तक, उसके बाद ध्यान से देखें यहाँ तक, उसके बाद क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। यानी हमेशा जो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट। जो साइन रिपीट होता है वो 2π के बाद, इसलिए इसका पीरियड कितना होता है, 2π। जैसे हमने बोला कि अगर इसकी पीरियड चेंज हो जाएगी तो कैसे चेंज होगी, उस प्रॉपर्टी को हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है।
अब जैसे इसका वेरिएशन ऑफ y जो हमने बताया वो हमेशा वेरिएशन ऑफ y जो है हम चौथा प्रॉपर्टी लिख देते हैं, वेरिएशन ऑफ y जो होगा -1, ठीक है, ऐसे बोले जो हमने अभी लिखा ना कि y जो होगा वो -1 से किसके बीच में लाई करेगा, 1 के बीच में लाई करेगा, -1 से किसके बीच में लाई करेगा, 1। तो हम ऐसे बोले y बिलोंग्स टू -1 to 1, या फिर ऐसे बोल दे कि -1 से लेके sin x जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 के बीच में लाई करेगा, y की तो वैल्यू है, यानी -1 से लेके किसके बीच में लाई करेगा, 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहीं से एक हम बात और बता लें कि y मैक्सिमम जो होगा वो हमारा 1 होगा और y मिनिमम जो होगा हमारे लिए वो हमारा -1। y मैक्सिमम कितना होगा 1 और y मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे लिए -1, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 और मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है -1। कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी, अगर इस फंक्शन को चेंज कर दें, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा y sin x ही हो, ये हो सकता है कि y sin 2x हो जाए, sin 3x हो जाए, sin 4x हो जाए, तो क्या उसकी पीरियड चेंज हो जाएगी? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्या सर एम्पलीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि y 2 sin x लिख दे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं y 2 sin x, क्या प्रॉब्लम? लेकिन वहां एम्पलीट्यूड जो अब था वो 1 नहीं रह गया, अब वो कितना हो गया 2 हो गया। यानी हम इसको जनरलाइज अगर करें, अगर इसको जनरलाइज करें तो थोड़ी देर के लिए हमें जगह चाहिए, तो जगह अगर यहाँ दिख रहा है तो हम यही लिख देते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन है वो आपने चेंज करके और लिख दिया वेरिएशन ऑफ y, हम ऐसे लिख देते हैं वेरिएशन ऑफ y इज इक्वल टू a sin, और यहाँ पे हम लिख देते हैं mx। चेंज कर दिया ना, एम्पलीट्यूड भी चेंज कर दिया, a क्या है एम्पलीट्यूड और mx, हमने इसकी पीरियड भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे चेंज होगा वो भी हम बात कर रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू a sin mx की बात कर ले तो y अभी भी इसकी जो बिलोंग करेगी ना वो -a से लेके a के बीच में बिलोंग करेगी। अब देखो 1 की जगह -a और a आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, वहां 1 था तो 1 ही था, यहाँ हमने एम्पलीट्यूड a दे रखा है, यानी हो सकता है 2a हो सकता है 3a हो सकता है 4a हो सकता है 5, मेरी मर्जी, हम जितना रखना चाहे, ठीक है। तो y कैसे बिलोंग करेगा -a से लेके a तक, और उसी तरह जो फंक्शन है sin mx, तो हम बात कर रहे हैं किसकी कि -a से लेके a sin mx जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, a के बीच में लाई करेगा, कुछ इस तरीके से -a से लेके किसके बीच में लाई करेगा, a के बीच में लाई करेगा। ये बात तो वेरिएशन ऑफ y की हुई, लेकिन अगर इसके बात करें ये हमेशा कभी ऐसा भी बात जान ले कि ये कभी a से बड़ा नहीं हो सकता और -a से छोटा नहीं हो सकता, ये हमेशा a और -a के बीच में ही लाई करेगा, इतना बात तो तय रखें। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होने वाली है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है इसकी पीरियड है, ठीक है। इधर दिख रहा है क्या? इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ हम लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे, हम यहाँ एरो दिखा दिया आपको। इसके बाद तो यहाँ से y मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो a आएगी और y मिनिमम जो हमारे पास आएगा वो माइनस से आएगा, इसको ध्यान रखें। यानी ये कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता और -a से छोटा नहीं हो सकता। और इसकी जो पीरियड आएगी, जो फंडामेंटल पीरियड जो आएगी, जो हमने बोला है कि चेंज हो जाएगा, तो पीरियड अगर हम बात करें इसकी पीरियड ऑफ a sin mx इज t इज इक्वल टू, इसको हम लिख रहे हैं 2 पाई अपॉन m, इसकी पीरियड कितनी आएगी 2 पाई अपॉन m। अगर इसकी पीरियड 2 पाई है तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें, t इज इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड इसकी कितनी होती है 2, तो इसकी जो पीरियड होगी 2 पाई अपॉन m। इसी के लिए हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा, इसी चीज के लिए कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी x की कोएफिशिएंट अगर चेंज हो जाती है 1 के अलावा कुछ और होती है, तो उसकी पीरियड जो है उस कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी उतने वैल्यू से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर sin, ऐसे मान लो कि sin 2x रहता तो हम बताते कि इसकी पीरियड जो होगी वो कितनी होगी, पाई होगी, 2 पाई नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे आपका कोई और फंक्शन हम a के टर्म में एम्पलीट्यूड चेंज कर दे या उसकी आर्गुमेंट को चेंज कर दे, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, और ये जो a है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम sin y इज इक्वल टू sin x के प्रॉपर्टी को देखें, उसके ग्राफ को देखें, कैसे उसका ग्राफ बिहेवियर शो करता है और कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इंक्रीज करता है 0 से 1, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही रहता है लेकिन 1 से 0 तक डिक्रीज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है और 0 से -1 तक डिक्रीज करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहता है लेकिन -1 से 0 तक क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी हर क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और इस ग्राफ से भी वो चीज क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बिहेवियर को हमने लिख लिया स्टेटमेंट में। उसके बाद हमने बात की कि इसकी डोमेन क्या होती है, तो हम जानते हैं कि x की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है जो हम रख सकते हैं
वो हमारा डोमेन है, तो x की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू R होगा। रेंज जो इसका हमने देखा वो हमेशा देखा कि -1 से 1 के लिए बीच में आ रहा है, किसके लिए, y इक्वल टू sin x के लिए। अगर y इक्वल टू a sin x हो तो जो हमारा y की वैल्यू होगी वो -a से a के बीच में बिलोंग करेगी, मैक्सिमम वैल्यू a होगा, मिनिमम वैल्यू -a होगा। पीरियड की बिहेवियर कैसे चेंज होगी वो भी हमने आपको लिख के बता दिया, तो कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है। तो y इक्वल टू sin x, ये आपका ग्राफ और इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखा। अब अगले जो ग्राफ्स होंगे और उसकी प्रॉपर्टी जो होंगे, अब वो शॉर्टकट तरीके में दिखेंगे, हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, आप इसको ध्यान से नोट कर ले और इसी से वो सब चीजों को हम क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले कॉपी कर ले, फिर आगे हम शुरू करेंगे। चलो, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगले जो ग्राफ्स होंगे, अगले जो फंक्शंस के ग्राफ्स होंगे, अब उसमें हम उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे आपके लिए। तो जैसा हमने इसको बनाया बस यही ट्रेंड रहेगा और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और समझते हुए आगे की तरफ चलेंगे, आसान बनेगा वो भी काम आपका। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, सभी को पता है, वो है हमारा y फंक्शन जो है cos x है। ठीक है, तब हम बात करेंगे cos x की। ठीक, तो हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू cos x। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा हम याद कर ले, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए, उसके हेल्प से हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कि cos 0 जो होता था वो हमारे लिए 1 होता था। क्या होता था, cos 0 1 होता था, और cos 90 क्या होता था, 0 होता था। cos 90 क्या होता था, 0 होता था। फिर आगे की तरफ जब हम जाते थे 180 की तरफ, वो हमारा क्या हो जाता था, फिर ध्यान से देखें तो -1। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता था और उस ग्राफ को हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, cos 0 हमारा 1 होता है, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा हो। जहां पे a वाली वैल्यू कितनी रही होगी, 1 रही होगी, और a वाली वैल्यू हमारी कितनी रही होगी, -1 रही होगी, ऐसे। ठीक है, a वाली वैल्यू हमारी ध्यान से देखें तो ये π/2 रहा होगा, a वाली वैल्यू हमारी पाई रही होगी, a वाली वैल्यू -3π/2 रहा होगा, a वाली वैल्यू हमारी -π/2 रही होगी, और a वाली वैल्यू हमारी -π रही होगी, एंड सो। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा हमारा y इक्वल टू cos x का। अब जैसे यहाँ पे इसके ट्रेंड को देखें, अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सीधे सीधे अब बात करेंगे हम। हाँ ठीक है, अब इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत है, लेकिन हाँ जो चीजें हमने देखी उस चीज को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर फिर से एक्सप्लेन करें, अगर तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके π/2, कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। इसमें x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारा y है वो कैसा हो रहा है, y जो है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक, 1 से लेके 0 तक, कुछ इस तरीके से। हाँ ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं सीधे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, y इज इक्वल टू cos x is positive and decreases from 1 to 0। सिंपल सी बात कि है तो पॉजिटिव ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 1 से कहां की तरफ डिक्रीज हो रहा है, 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है, इट इज नेगेटिव एंड डिक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखें तो 0 से कहां तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम π/2 से लेके पाई तक की बात कर रहे हैं। और याद करें, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की अगर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x हमारा कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फैमिली ही पॉजिटिव था, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, नेगेटिव। ठीक, तीसरी बात करें इन थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें देखें इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में अभी भी ये क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, इट इज नेगेटिव एंड इंक्रीजेस, इसमें हमारा वैल्यू हो रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम -1 टू कहां जा रहा है, -1 टू 0, -1 टू कहां जा रहा है, 0, और इसके आगे ऐसे ही इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसे कुछ बन रहा होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए और एक्सप्लेन करें। फोर्थ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान से देखें, इट इज पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एक ऐसा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। ध्यान से देखें, इन फोर्थ क्वाड्रेंट यहां तक ये आया होगा, मान लीजिए ये आपका कितना रहा होगा 2 पाई रहा। इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव एंड अभी भी ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। कहां से कहां इंक्रीज कर जाएगा, 0 से 1। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये 1 से डिक्रीज होकर कहां पहुंच रहा है, 0, यानी cos 90 हमारा क्या हो जाएगा, 0। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि एक नेगेटिव होता है, ये बात हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन फैमिली पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कहां से कहां, 0 से लेकर -1 तक जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक जा रहा है, अभी भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक जा रहा है, और अभी क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर से इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हम जानते हैं पहले से, थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और इसको आगे की तरफ लेके जाएं। तो इसकी पीरियड सभी को पता है कि अभी भी ये रिपीट जो हो रहा है, देखो पाई, अगर इसको देखें तो पाई/2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 3π/2, और ये कितना हो गया 2 पाई। यहां से ग्राफ शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, यानी ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। इसके बाद ग्राफ रिपीट होने लगा, यानी इसकी पीरियड जो भी क्या है 2 है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं फिर से, जैसे पहले बात की थी कि इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos x इज x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। x की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, x की कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी भी नहीं होना चाहिए। रेंज की अगर बात करें इसके, y इक्वल टू cos x, रेंज की बात, यानी इज y बिलोंग्स टू, अभी भी ये -1 से 1 ही है, ध्यान से देखें तो -1 से 1 ही है, ठीक है, y बिलोंग्स टू -1। तीसरा बात अगर करें, थर्ड पॉइंट हमने उसमें क्या लिखा था, पीरियड के बारे में। तो इसकी जो पीरियड होती है वो होती है, फिर से देखो 2 पाई, पीरियड कितनी होती है इसकी 2 पाई। तो तीसरी पॉइंट हमने बात की थी। चौथी पॉइंट हमने बात की थी, चौथी पॉइंट हमने बात की थी कि वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन ऑफ y इक्वल टू cos x। और इसमें हमने देखा था कि y जो होता है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। हाँ, y बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब ये था कि -1 से लेके cos x जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, हमेशा a के बीच में लाई करेगा। ये तो बात हुई केवल y इक्वल टू cos x के लिए। अगर हम फंक्शन चेंज कर दें, अगर फंक्शन हम चेंज कर दें, पांचवा पॉइंट, y इक्वल टू अगर a cos mx लिख दें हम, a cos mx लिख दें, तो इसके लिए y जो है वो बिलोंग्स करेगी -a टू लेके a, ये बात हम जान चुके हैं अभी तक। और इससे हम बात करेंगे -a से लेके cos mx जो है वो लाई करेगा a के बीच में। y मैक्स जो होगा वो आपका a होगा, और y मिनिमम जो होगा वो आपका -a होगा। और इसकी जो पीरियड होगी y इक्वल टू a cos mx की, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं t इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या होगा, m होगा। ये बात हम साइन में लिख चुके हैं, ठीक है। ये बातें फटाफट हम क्लियर करते हैं, फटाफट इस चीज को देखते चलते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। साइन एक्स में हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर लिया, साइन के फंक्शन में क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। तो ये चीजें अब आपको आनी चाहिए आसानी से, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, cos x की, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, cos x की, जिसमें हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं और इसकी बिहेवियर क्या होती है, और इस चीज को हमने प्रूव कर लिया। अब हम तीसरा देखेंगे tan x या tan थीटा, जो भी आप बोलना चाहें, और उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर ले पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर।
तीसरा जो फंक्शन है हमारे पास उसकी हम बात कर लेते हैं। थर्ड फंक्शन जो है हमारे पास, थर्ड फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x। अब इसके बारे में थोड़ा सा याद करें पहले, y इज इक्वल टू tan x के बारे में थोड़ा सा याद करें जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए। tan 0 जो होता है वो क्या होता है, 0। tan 0 कितना होता है, 0। tan 90 को आप नॉट डिफाइंड बोलते थे, मतलब समझ नहीं आता था कि 90 का मतलब नॉट डिफाइंड कैसे है, क्या है वैल्यू जिसको हम नॉट डिफाइंड बोल देते थे। तो बेसिकली वो कैसे आता था, आप भी समझना इस बात को कि tan 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे वो सोचे कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अगर हम 0 डिग्री की तरफ देखें तो साइन 0 जो होता है वो कितना होता है, ऐसे सोचें अगर tan थीटा की बात करें तो साइन 0 कितना होता है, 0। cos 0 कितना होता है, 1। 0 अपॉन 1 हमेशा 0 देता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कोई फाइनाइट वैल्यू है और ऊपर कुछ भी वैल्यू रख दें, चाहे वो 0 ही रख दें, तो हमेशा कितने के बराबर देगा, 0। ये बात तो हम जानते थे। लेकिन जब tan 90 की बात करते तो होता था sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती थी, 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और 1 अपॉन 0 जो क्वांटिटी है वो तो हम जानते हैं कि नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। फंक्शन में हमने पढ़ा कि किसी भी फंक्शन की अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन फिर से रियल फंक्शन नहीं है, मतलब डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले से हम जान चुके हैं बात कि 90 डिग्री पे जो tan है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, तो हम जानते हैं कि अगर 1/0 का जो भी आता है फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन अगर इस ग्राफ को सोचें, ठीक है, तो ग्राफ को सोचे तो tan 0 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड। फिर tan 180 की अगर बात करें तो tan 180 डिग्री के बारे में सोचो, tan 180 डिग्री के बारे में सोचो। फिर हम थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, सोचो tan 180 की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा सोचा। फिर हमने बोला ना कि 180 डिग्री फिर से सोचे तो साइन 180 डिग्री 0 हो जाता है, ठीक है, और cos 180 डिग्री फिर हमारा जो वैल्यू -1 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फिर से वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि tan 0 जो है 0 है, tan 90 जो है हमें नॉट डिफाइंड मिल रहा है, और 180 जो है वो फिर से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसकी अगर ग्राफ बनाने जाए हम कि इसकी ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान से देखें, ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा मान लीजिए x एक्सिस हो गया, तो इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए हमने 90 डिग्री को बना रखा है, ये हमारा 180 डिग्री रहा होगा, इधर -90 डिग्री रहा होगा, और इधर -180 डिग्री रहा होगा, कुछ ऐसा। तो हम बोल रहे हैं tan 0 जो है 0 है, tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू 1 यहाँ कहीं रहा होगा। यानी ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ये टच नहीं करता, ये कुछ इस तरीके से 5/2 को अप्रोच करता है, और 180 पे फिर 0 हो जाता है। लेकिन 180 से सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। यानी 90 के जस्ट बाद ये वैल्यू नेगेटिव होता है, और मैक्सिमम नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 180 जाते जाते फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी ये जो वैल्यू रहा होगा ना वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि 0 से लेकर 90 डिग्री कुछ इधर जा रहा है, 90 से 180 इधर जा रहा है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है मतलब समझना इधर कि ये, जैसे इसको हम अभी दे दें नाम, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। तो पाई से लेकर 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan फिर से हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। उसी तरह अगर पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, अगर पीछे की तरफ आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। पीछे की तरफ आओगे 0 से पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन tan कैसा होता है, नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, यानी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखोगे तो 0 होगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा। ध्यान से देखें, ईवी इंक्रीज कर रहा है और ईवी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ईवी इंक्रीजिंग है आपका, और ईवी आपका इंक्रीजिंग ही है, दोनों क्या है, इंक्रीजिंग ही है। ध्यान से देखें इसको, अगर इस थोड़ा सा फिगर आपका टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हो, बोर्ड पे स्केल थोड़ी चलेगा। तो हमने देखा है कि tan 0 पे 0, 180 पे 0, बीच में वैल्यू। अब सर ये बात बताओ यार, tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड का क्या लॉजिक है। अब सोचो, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं और वो बताना आप हमें,
कि tan 90 पे जो इसकी वैल्यू है ना, ये जस्ट पॉजिटिव है और कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर ऊपर वाले क्वांटिटी को इंफिनिटी बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है कहाँ इंफिनिटी, ये नीचे की तरफ जा रहा है कहाँ माइनस इंफिनिटी। ऐसा सोचो थोड़ा, यानी ये जस्ट 90 से पहले, जस्ट 90 से पहले ये कोई पॉजिटिव इंफिनिटी है, मतलब कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और जस्ट 90 डिग्री के बाद में ये कोई नेगेटिव का बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी हम बोल रहे हैं कि 89.9 पे ये कोई पॉजिटिव इंफिनिटी है, और 91.1 पे, सॉरी 90.1 पे ये कोई नेगेटिव की बहुत बड़ी वैल्यू। समझ रहे हो कितना फिसलन है, कितनी स्लिपरी है ये चीज, ये जो लाइन है π/2। मतलब इसमें जस्ट एक छोटी सी वैल्यू के लिए जो वैल्यू का गैप है, यानी इंटरवल है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत स्लिपरी है, बहुत डेंजरस है, इसीलिए इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाते। ये लॉजिक है जिसके चलते हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इससे क्या करना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए, इस वैल्यू पे जाना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, यहाँ x की वैल्यू ही मत रखो, बात समझ में आ रहा है। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज हम लिखें, फिर से हम आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज इसकी बताएं, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ अगर लिखें, अगर इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम लिखें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पहली बात तो ये कि इसकी डोमेन की हम बात करें, किसकी बात करेंगे, डोमेन। तो डोमेन की अगर बात करें, डोमेन ऑफ y = tan x की, तो हमने देखा कि x की सारी वैल्यू आप रखो, बस किसको छोड़ दो, किसको छोड़ दो, वो π/2 वाले को छोड़ दो, यानी x बिलोंग्स टू r रखो, लेकिन इसमें से हमेशा जो ऑड मल्टीपल है π/2 का, उसको क्या कर दो, आप हटा दो। जैसे 5/2, 3π/2, 5π/2, उस वैल्यू को हटा दो, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी है और वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो क्यों रखना है x। लेकिन अगर y की वैल्यू बात करें, यानी रेंज की हम बात करें, रेंज ऑफ y = tan x की अगर हम बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -∞ to ∞। और जब हम जानते हैं कि इंफिनिटी जब हम रखते हैं तो उसको हम क्या रखते हैं, ओपन इंटरवल या फंक्शन में पढ़ चुके हो। तो डोमेन हमने बोला कि सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन π/2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल को क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है। और रेंज हमारा जो है -∞ to ∞ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी भी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, इसकी भी पीरियड है कुछ, और वो है t = π। सोचो सोचो सोचो, पाई ही तो है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये π/2, और फिर यहाँ से रिपीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है वो कितनी है, पाई है। देखो पाई के बाद रिपीट होते जा रहा है, इधर भी पाई के बाद क्या होता चला जाएगा, रिपीट, यानी इसकी पीरियड कितनी हो जाएगी, पाई, ठीक है। अब अगर इसकी वेरिएशन की बात कर ले, किसकी बात कर ले, वेरिएशन की, तो हम चौथी बात कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ y = tan x, और हमने देखा कि y बिलोंग्स टू -∞ to ∞ है। इसका मतलब कि -∞ से लेके tan x जो होगा वो किसके बीच में होगा, इन्फिनिटी के बीच में होगा। -∞ से लेके किसके बीच में होगा, इन्फिनिटी के बीच में होगा। सर इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, बचा ही गया। -∞ से लेके किसके बीच में होगा, इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया। इसकी y मिनिमम जो होगी, ध्यान से देखें तो -∞ होगी, और y जो मैक्सिमम होगी वो ध्यान से देखें तो +∞ होगी। और अगर इस फंक्शन को हम चेंज कर दिए, पांचवा पॉइंट अगर हम आपके लिए लिख दें, y = हम अगर y = अगर कोई वैल्यू और रखते हैं जो हम जनरली अभी तक रख रहे हैं, a tan mx, a tan हम क्या रख दें mx, तो भी इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, एम्पलीट्यूड में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी भी इसकी वेरिएशन की अगर बात करें, तो यहाँ भी अभी भी हम देखें तो y बिलोंग्स टू अभी भी -∞ to ∞ ही है, यानी ऐसे बोले कि अभी भी ये -∞ से लेके a tan mx जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, इन्फिनिटी के बीच में ही लाई कर रहा है। यानी यहां से अगर बोले तो अभी भी ये y मैक्सिमम जो है इसकी इन्फिनिटी है, और y मिनिमम अभी भी क्या है, -∞, यानी y मैक्सिमम अभी भी हमारे पास इन्फिनिटी है, और y मिनिमम जो है हमारे पास अभी भी -∞ है। इसके अलावा इसकी पीरियड में चेंज आएगी, और इसकी जो पीरियड होगी उसको अगर हम t से नाम दे दें तो ये हमारा पाई अपॉन क्या हो जाएगा, m। अभी हम इसको अलग से कांसेप्ट जो बताया था उसी का इस्तेमाल किया है कि अगर कोएफिशिएंट होता है कुछ x का तो उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास ये क्या है, sin x cos x tan x का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और कुछ किस तरीके की बिहेवियर शो करता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, देन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे की तरफ जैसे जाएंगे इसी पीरियड को रिपीट करते रहेगा, और जो रिपीट हो रहा है वो कितने के बाद हो रहा है, पाई के बाद हो रहा है।
तो हम बोल सकते हैं कि इसकी पीरियड, फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितनी है, पाई है। तो कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है, प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आप अगर फंक्शन में पढ़े होंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फिर से रिपीट कर दिया हमने, याद कर लिया है तो आपके लिए थोड़ा आसान बनेगा। अब इसमें 3 और रह जाते हैं, आपके पास 3 और हो जाते हैं, और वो 3 आपके बच जाएंगे कौन कौन से, कॉसेक, सेक और कॉट। उसकी भी बात हम करेंगे, उसके ग्राफ की भी बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो देखेंगे, कैसे किस रेट के रिस्पेक्ट में कैसे हमारा फंक्शन चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है और कब चेंज हो जाता है। उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, यानी अगली लेक्चर में हम 3 जो आपके फंक्शन बच रहे हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, उसके ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और फिर हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, एकदम सटीक ट्रिक बताया जाएगा कि आप उसको कैसे याद रख सकते हो, और उसके हेल्प से आप किसी भी एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करके और उसकी वैल्यू बता सकते हो, जो कि काफी टफ लगता है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको रिकॉल करेंगे और फिर अगली क्लास में हम अपन देखेंगे वो 3 ग्राफ और जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा पढ़े, जो पीछे की चीजें उसको रिवाइज करते रहें ताकि आगे जाके आसान हो, और अगली क्लास में अपने इससे पहले पोर्शंस का जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक लेक्चर पूरी की पूरी उस पे हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी मिक्स हैं। अगर आप 11th में है तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर इस पोर्शन से अगर कुछ पूछा गया होगा तो। ठीक है, चलिए तो आज के अभी के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अगली लेक्चर में हम 3 ग्राफ और डिस्कस करेंगे और फिर आपको जो बताएंगे कैसे कन्वर्जन होगा, यानी हम ऐसे बोले कि जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल जैसे आपने पढ़ के आए थोड़े मोड़े, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अभी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।